अरे शादीशुदा हूँ मैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ये घिनौनी हरकत करूँगी? 10 करोड़। जबान संभाल के देव, मुझे क्या इम्पोर्टेड कार समझ रखा है तुमने जो खरीद लोगे? 20 करोड़। तुम्हारी पैसों की गर्मी मुझे खरीद नहीं सकती देव। अगर ऐसी बात है तो 50 करोड़। तुम्हारी जिंदगी की एक रात मेरे नाम कर दो और 50 करोड़ तुम्हारे। 100 करोड़ मंजूर है। लोकेशन भेज रहा हूँ। कल रात ठीक 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। जैसे ही देव ने सामने की तरफ से फोन डिस्कनेक्ट किया, नंदिनी के चेहरे पर शातिर मुस्कान उभर आई। वह अपने मन ही मन खुशी से झूमते हुए बोली, हर चीज की एक कीमत होती है देव बाबू, बस खरीदने वाले के बैंक बैलेंस में 0 की गिनती अनगिनत हो। नंदिनी के चेहरे पर गजब की खुशी देखकर रेखा बोली, क्या बात है बेटी, आज से पहले तुझे इतना खुश कभी नहीं देखा। जिसके अकाउंट में 100 करोड़ आने वाले हो, उसका खुश होना तो बनता है ना माँ। नंदिनी की बात सुनकर रेखा चौंकते हुए बोली, मतलब तूने देव को बोतल में उतार ही लिया? शाबाश मेरी बच्ची, तू बिल्कुल मुझ पे गई है। आज रात देव ने मुझे मिलने बुलाया है। आज मेरी और अभिनव की शादी की 3री सालगिरह भी है। समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे यही तो सही मौका है मेरी गुड़िया, तेरे उस लुक्खे पति से पीछा छुड़ाने का। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलने वाला है हमें। माँ तुम हर बात को घुमा फिरा कर क्यों बोलती हो? अच्छा बाबा बताती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं, तेरे कान नजदीक ला। अब सुनाती हूँ तुझे, आगे करना क्या है। यह कहते ही रेखा ने अपनी बेटी नंदिनी के कान में सुनाया एक ऐसा प्लान जिसे सुनकर नंदिनी चौंक उठी। कोई बवाल खड़ा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैंने जैसे समझाया है वैसा ही करना। अब जा यहाँ से, अगर तेरा निठल्ला पति आया तो हमारे प्लान पर पानी फेर देगा। रेखा और नंदिनी दोनों माँ बेटी नहीं, नागिन का अवतार थीं, जबकि इस सबसे अनजान बेचारा शिवाय नंदिनी का प्यार पाने के लिए 3 साल से किसी रेगिस्तान के प्यासे ऊंट की तरह तरस रहा था। नंदिनी के प्यार में पागल उसका शिवाय दिन में भी सपने देखता रहता था। नंदिनी, तुम चाहे मेरे प्यार से दूर भागती रहो, लेकिन मैं मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा प्यार पाने की कोशिश करता रहूंगा। शिवाय अपनी शादी की 3री सालगिरह पर नंदिनी को एक ऐसा सरप्राइज देने वाला था जिसके बाद दोनों के बीच दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थीं, जबकि आगे नंदिनी और शिवाय की शादीशुदा जिंदगी में ग्रहण लगने वाला था। एक तरफ नंदिनी देव से मिलने उसकी बताई जगह पर पहुंची, तो दूसरी तरफ शिवाय ताजे लाल गुलाब का गुलदस्ता खरीद कर घर पहुंचा। पर जैसे ही शिवाय घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी सास रेखा घर के नौकर रामू को मार रही है। थाली में खाता है उसी में छेद करता है, चोर कहीं के। मेम साहब, नौकरी का दाम नहीं दे सकती तो चोरी का इल्जाम तो मत दीजिए। यूं ना दो, कितनी बार कहा है इस बॉक्स को हाथ मत लगाया करो। क्या देखा तुमने, बताओ क्या देखा? कुछ नहीं मेम साहब, कह तो रहा हूँ मैं, बस सफाई कर रहा था। बता बॉक्स में क्या देखा, मना भी गोली मार दूंगी। ये कहते हुए रेखा ने वहीं दीवार पे टंगी राइफल उस नौकर पे तान दी। इससे पहले और बात बिगड़ती, रेखा का दामाद शिवाय वहाँ आ पहुँचा। उसने जाकर रेखा के हाथ से राइफल छीन ली। मम्मी, आप ये क्या कर रही है? वो मर जाएगा। हाँ तो मार दूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी। घर जमाई हो भाई रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। चोरी की है इसने। सर मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो बस वो बॉक्स साफ। तू इसे क्या सर बोल रहा है? तुम दोनों की जात तो एक ही है, नौकरों वाली। शिवाय को अपनी सास की बात सुनकर बुरा लगा, पर अब ये आम बात हो गई थी। पता नहीं क्यों शिवाय अपनी सास और अपनी पत्नी की बेइज्जती सहते हुए इस घर में गुलाम वाली जिंदगी जीता था। पर अभी शिवाय की चिंता कुछ और थी। बॉक्स? कौन सा बॉक्स? बॉक्स नहीं, नेकलेस चुरा रहा था ये मेरी। अचानक से रेखा ने अपनी बात बदल दी। क्या सच में बात नेकलेस की थी, या रेखा अपने दामाद शिवाय से भी उस बॉक्स की बात छुपा रही है? मम्मी आप शांत हो जाइए, मैं पूछता हूँ इनसे। तू कुछ नहीं पूछेगा? अबे ओ रामू, चला जा यहाँ से, चला जा और कभी वापस मत आना। ये कहते हुए रेखा ने अचानक उस नौकर रामू को भेज दिया। शिवाय को शक हो गया कि दाल में कुछ काला है। आखिर क्यों रेखा ने शिवाय को उस नौकर से बात नहीं करने दी? क्या राज है उस बॉक्स का? क्या है उसके अंदर? ये बात पता लगाने के लिए शिवाय अपनी सास रेखा से छुपकर उस नौकर के पीछे भागा। रामू काका, मुझे बताइए क्या हुआ था? किस बॉक्स की बात कर रहे थे आप? नहीं सर, मैं नहीं बता सकता, देखा नहीं। वो मेम साहब मुझे मार डाले
डालेगी। रामू काका, आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। क्या सर, आपको भी तो नौकर बना रखा है, आप मुझे क्या बचाएंगे उनसे? अरे मेरी असली पहचान इन्हें भी नहीं पता। आप मेरा यकीन कीजिए, ये तस्वीर देखिए। माफ कीजिए सर, मुझे तो पता ही नहीं आप कौन हैं। सर मैं आपको सब बताऊंगा, बस मुझे बचा लीजिएगा। हाँ बचा लूंगा, आप बताइए। सर उस बॉक्स में कई चिट्ठियां हैं अवंतिका दीदी की। अवंतिका दीदी? कौन है ये? क्या आपको नहीं पता? फिर ये राज मुझसे मत पूछो साहब, जंगल में रह के शेर से बैर मुझसे नहीं होगा। अरे कैसा शेर, किसका डर? आप बताइए कौन है अवंतिका? आप खुद चिट्ठियां पढ़ लो साहब, सब पता चल जाएगा, मुझे जाने दो। रामू ये बोलकर भाग गया और शिवाय के अंदर इस राज को जानने की आग लग गई कि आखिर अवंतिका है कौन, उन चिट्ठियों में क्या है। फिर शिवाय ने एक खेल खेला। मम्मी, नंदिनी ने मुझसे कुछ ऑफिस की फाइल्स मंगवाई हैं, मैं दे के आता हूँ। अच्छा हाँ जा, कुछ तो काम कर, बैठ के रोटियां तोड़ता रहता है ससुराल की। शिवाय ने धम से दरवाजा बंद किया। आवाज सुनकर रेखा ने एक नजर देखा और चैन की सांस ली। चला गया, अब जल्दी से इन चिट्ठियों को कहीं छुपा देती हूँ वरना उसके हाथ न लग जाए। ये कहते हुए रेखा ने जल्दी से उस चिट्ठियों वाले बॉक्स की जगह बदल उसे स्टोर रूम में कहीं छुपाने लगी और शिवाय छुपकर उसे देख रहा था। फिर से छुपा रही है, आखिर क्या है इन चिट्ठियों में, अभी देखता हूँ। रेखा जैसे ही उन चिट्ठियों को छुपाकर वहाँ से निकली, उसके जाते ही शिवाय चुपके से स्टोर रूम में घुस गया। उसने चिट्ठियों वाला बॉक्स उठाया और दबे पांव घर से बाहर चला गया। आखिर ये चिट्ठियों का बॉक्स हाथ लग ही गया, देखो तो क्या राज है इसमें, क्या लिखा है? मम्मी मुझे घर आने दीजिए, मेरा यकीन कीजिए उस रात मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने बचा लिया था। मम्मी दादाजी प्लीज मुझे घर आने दीजिए, आपकी अवंतिका। एक एक कर शिवाय ने और चिट्ठियाँ खोली। मम्मी अब तो 5 साल हो गए उस हादसे को, प्लीज मुझे घर आने दीजिए, मुझे ढूंढता एक आदमी घर आएगा जिसने मुझे बचाया, उसने मुझसे शादी का वादा किया है, प्लीज उसे मेरे पास भेजिएगा, आपकी अवंतिका। अचानक इस चिट्ठी को पढ़ शिवाय कांप उठा। ये बचाने वाली बात, ये शादी का वादा, ये सब इस अवंतिका को कैसे पता? मैंने 12 साल पहले तो नंदिनी को बचाया था, उसी से तो शादी का वादा किया था। फिर ये अवंतिका ने चिट्ठी में ऐसा क्यों लिखा है कि मैंने वादा इससे किया? इतने में उस चिट्ठियों के डब्बे से एक तस्वीर गिरी। शिवाय ने तुरंत उस तस्वीर को उठाया। ये फोटो तो... शिवाय ने अपना फोन निकाला, 12 साल पहले की एक तस्वीर देखी और नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब इसका जवाब तो सिर्फ नंदिनी ही दे सकती। शिवाय तुरंत नंदिनी के ऑफिस पहुंचा और इस बार हाथ में सिर्फ एनिवर्सरी का गुलदस्ता नहीं बल्कि वो चिट्ठियां भी थी। पर उसे क्या खबर थी, नंदिनी ऑफिस में नहीं बल्कि देव के साथ एक पार्टी में 100 करोड़ लेने पहुंची थी। देव वैसे तुम मुझे 100 करोड़ दे क्यों रहे हो, मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी आज की रात मेरे नाम करनी होगी। इतना बोलकर जैसे ही देव ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, वैसे ही देव की नाक पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। तू जिसका सौदा कर रहा है ना, वो मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी तेरे पैसों के लिए मुझे कभी धोखा नहीं देगी। शिवाय ये क्या बेवकूफी है, ये क्या किया तुमने? दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? देव तो बस मेरी मदद कर रहा था, मैं कहती हूँ अभी के अभी उससे माफी मांगो। मेरा जूता भी उससे माफी नहीं मांगेगा। और तुम मेरे साथ चलो नंदिनी, तुम्हें पता है ना आज हम दोनों की 3री मैरिज एनिवर्सरी है। देखो मैं तुम्हारे लिए बुके भी लाया हूँ। एनिवर्सरी माय फुट। शिवाय अपनी जिस पत्नी पर भरोसा कर रहा था, उसी ने सबके सामने शिवाय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर उस पार्टी में आया हर इंसान हंसने लगा। नंदिनी की इस हरकत से शिवाय को धक्का लगा और वो गहरी सोच में पड़ गया कि तभी देव के एक कॉल पर उसके 25 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड क्लब में लाइन बनाकर खड़े हो गए। यहाँ शिवाय कौन है? लोगों ने जैसे ही शिवाय की तरफ इशारा किया तो उसे देखकर वो गार्ड हंसते हुए बोला, अरे इसको तो मैं अकेला देख लूंगा, तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। वो बॉडीगार्ड शिवाय की तरफ भागता हुआ आया, लेकिन किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही वो बॉडीगार्ड जमीन पर दर्द से चिल्लाता हुआ अपना पेट पकड़े तड़प रहा था। उसे पीटने के बाद शिवाय तेज आवाज में गरजते हुए बोला, ये बच्चों का खेल बंद करो, एक नहीं सबके सब एक साथ आओ। महाकाल की सौगंध, आज तुम में से कोई भी यहाँ से अपने पैरों पर वापस नहीं लौटेगा।
एक साथ 24 बॉडीगार्ड को मारना मजाक नहीं था। सबको लगा कि शिवाय पागल हो गया है। बाकी बॉडीगार्ड भी अब सख्त हो गए और एक साथ शिवाय की तरफ भागे। लेकिन अगले ही पल वो सब जमीन पर औंधे मुंह पड़े थे। नंदिनी भी ये देखकर चौंक गई थी कि तभी देव ने वहाँ पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आते ही शिवाय के हाथों में हथकड़ी डाली और उसे खींचकर वहाँ से ले जाने लगी। तभी शिवाय तेज आवाज में नंदिनी से बोला, नंदिनी, नंदिनी, तुम पैसों के लिए अपनी इज्जत का सौदा मत करना। क्या तुम्हें 12 साल पहले की वो रात याद नहीं है? क्या तुम सच में भूल गई हो कि तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी? रुकिए इंस्पेक्टर, और तुम क्या हर बार 12 साल लगाए रहते हो? कुछ नहीं हुआ था 12 साल पहले। तुमसे मेरी शादी सिर्फ दादाजी के कहने पर हुई है, समझे? इतना बोलकर नंदिनी ने शिवाय के लाए फूलों को जमीन पर पटका और अपनी सैंडल से उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। ये देखकर शिवाय की तो मानो पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि 12 साल पहले वाला वो सच्चा प्यार सिर्फ पैसे के लिए उससे मुंह मोड़ चुका था। कुछ ही देर में वो लोग थाने पहुंच गए। शिवाय सलाखों के पीछे एक कोने में बैठा अपने अतीत को याद कर रहा था। ये पहली बार हुआ था कि आज नंदिनी ने सबके सामने भरी महफिल में उस पर हाथ उठा दिया था। ये सोचते हुए शिवाय ने मुट्ठी भींच ली और खुद से बात करते हुए बोला, सच्चे प्यार का अंजाम इतना बुरा होगा कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी भर एक गुलाम की तरह उसके लिए जिया, उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा दिया, फिर भी उसका दिल नहीं पिघला। 12 साल से सपने देखे थे मैंने हमारे साथ के, हमारी खुशियों के। फिर क्यों नंदिनी, क्यों कर रही हो ये मेरे साथ? ये महाकाल कैसा खेल खेल रहा है तू मेरे साथ? शिवाय अपनी ही दुनिया में खोया था कि तभी इंस्पेक्टर का फोन बजा। इंस्पेक्टर, उस 2 कौड़ी के आदमी की अच्छे से खातिरदारी करना। अरे देव सर, उसकी फिक्र आप छोड़ दीजिए। आप तो बस हमारा चाय पानी का इंतजाम कर दीजिए। आपके कहने से पहले ही आपका तोहफा आप तक पहुंचने वाला है इंस्पेक्टर। इतना बोलकर फोन कट गया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कान आ गई थी और फिर वो शिवाय के पास आया और तेज आवाज में बोला, गलत लोगों से पंगा लिया है तूने शिवाय। हवलदार, इसके सारे कपड़े उतार के उल्टा लटकाओ। आज इसकी पूरी गर्मी मैं खुद निकालूंगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर 2 हवलदार शिवाय के पास गए और उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से उठाकर खड़ा करने लगे कि तभी शिवाय ने गुस्से में उन दोनों को उठाकर पटक दिया। जय महाकाल। शिवाय की इस हरकत से वो दोनों हवलदार डरकर बाहर भाग गए। तभी इंस्पेक्टर के साथ 10 हवलदार वहाँ और आए और शिवाय को लाठियों से मारने लगे। कुछ ही मिनटों में हवलदारों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे जेल की काल कोठरी में लटका दिया। उसका गठीला शरीर अब बेजान जानवर की तरह लटक रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तुझे देव साहब से माफी तो मांगनी होगी, और वो भी उनके पैरों में गिरकर। माफी तो तू मांगेगा लालची इंस्पेक्टर, वो भी घुटनों पर बैठकर। बस थोड़ी देर और रुक जा। साहब जी, आपकी इतनी पिटाई से तो मुर्दा भी जिंदा होकर बैठ जाता है, लेकिन पता नहीं ये आदमी किस मोटी चमड़ी का बना है। इसकी तो अभी भी अकड़ कम ना हो रही। इंस्पेक्टर भी शिवाय को पीटते पीटते थक गया था कि तभी बाहर धूल उड़ने लगी और हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। इन आवाजों को सुनकर शिवाय के चेहरे पर हंसी आ गई। सभी लोग ये आवाज सुनकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। तभी शिवाय जोर से चिल्लाया, जय महाकाल। इतना बोलकर शिवाय ने रस्सियों को एक झटके में ही तोड़ दिया और जमीन पर गिर गया। ये देखकर उसके पास खड़ा हवलदार भी डर गया। तभी शिवाय उस हवलदार से बोला, एक सिगरेट मिलेगी? हवलदार शिवाय की इस हरकत से बुरी तरह डरा हुआ था और उसने तुरंत ही उसे सिगरेट दे दी। तभी थाने के सामने कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला आकर रुका और उसमें से कई ब्लैक कैट कमांडो निकले और उन्होंने पूरे थाने को घेर लिया। ये देखकर इंस्पेक्टर के भी होश उड़ गए थे। आखिर कौन हो तुम लोग, और ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, तुम जानते भी हो तुमने किसे गिरफ्तार किया है? बेवकूफो, उन्हें जल्दी बाहर निकालो। क्यों? तुम्हारे कहने पर मैं ऐसा क्यों करूं? आखिर हो कौन तुम? ये मेरा थाना है और यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। और वैसे भी उसने कितना बड़ा क्राइम किया जानते हो तुम? इंस्पेक्टर की इस बात पर उस कमांडो ने कुछ नहीं कहा और वो सीधा शिवाय के पास चला गया। शिवाय ने अपने होठों में सिगरेट दबा रखी थी और उसका लाइटर उसके पास ही रखा था। उस कमांडो ने वो लाइटर उठाकर शिवाय की सिगरेट जला दी। ये देखकर वो इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ शिवाय के पास आया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अपराधी को सिगरेट पिलाने की? इंस्पेक्टर की बात सुनकर उस कमांडो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शिवाय भी एक कोने में बैठकर सिगरेट के कश ले रहा था और हंस रहा था। तभी उस कमांडो ने शिवाय का वो लाइटर इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने शिवाय के उस गोल्डन लाइटर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी टांगे कांपने लगी और वो अपने घुटनों पर आ गया और शिवाय के सामने हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए सर, मुझसे गलती हो गई।
माफी चाहिए तो पता लगाओ, ये चिट्ठियों वाली अवंतिका कौन है? शिवाय जेल से निकल चला गया, पर सवाल ये है कि क्यों उस लाइटर को देखते ही इंस्पेक्टर ने शिवाय को छोड़ क्यों दिया? क्यों शिवाय को बचाने आ गए इतने सारे कमांडोज? क्या नंदिनी शिवाय का ये सच जान पाएगी? और क्या शिवाय जान पाएगा कि कौन है उन चिट्ठियों वाली अवंतिका? क्या है शिवाय और अवंतिका का राज?